नमस्ते भारत। 57 डेज हो चुके हैं ईरान वर्सेस अमेरिका के बीच में युद्ध होते होते। वैसे तो ये युद्ध ईरान और इजराइल के बीच में था। अब इन 57 दिनों में क्या हुआ, किस तरीके से ये युद्ध विराम लेगा, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। किस तरीके के हथियारों का अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, किस तरीके के हथियारों का ईरान इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो अमेरिका को धूल चटा रहा है। अमेरिका बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन ईरान इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? किस तरीके से इजराइल को और यूएसए को मिलकर धूल चटा रहा है ईरान? क्योंकि उसके पास चाइना का और रसिया का सपोर्ट है। आप में से ये बात बहुत सारे लोगों को पता होगा। अब समझते हैं कि भैया ये जो ओशियन में युद्ध चल रहा है, समुद्र में युद्ध चल रहा है, इसका क्या क्या कारण है, कौन कौन से अमेरिका पे बेस्ट वेपन्स हैं। तो देखो, ये है यूएसएस बास्ट, एक ऐसा शिप जिसमें बहुत सारे हथियार हैं। एयरक्राफ्ट इसके ऊपर से लॉन्च कराए जा सकते हैं, रॉकेट लॉन्चर इस पे लगाए जा सकते हैं। ये एम्फीबियन शिप है। एम्फीबियन का मतलब ऐसा शिप जो पानी के अंदर भी मिसाइल लॉन्च करा सके और पानी के बाहर ग्राउंड पे भी अटैक कर सके। इसी तरीके से ये यूएसएस ट्रिपोली है। इसी तरीके से अमेरिका के पास ये सबसे बड़ा यूएसएस गेराल्ड है। अमेरिका ने क्या कर रखा है, इन्हें है ना 150-200 किलोमीटर दूर खड़ा कर रखा है। अभी इनका वो इस्तेमाल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसे लगता है कि अगर गलती से इन पे अटैक कर दिया ईरान ने, इन्हें डिस्ट्रॉयड कर दिया, तो उसकी जो पूरे वर्ल्ड में फजीयत हो जाएगी, है ना। और गलती से यूएसएस गेराल्ड पे अटैक कर दिया और ये डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर तो आप मान के चलो कि भैया न्यूक्लियर वॉर होगा, अमेरिका न्यूक्लियर वॉर कर देगा। लेकिन यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनो, इनको दूर इसीलिए खड़ा कर रखा है कि बाई चांस इमरजेंसी में इनकी जरूरत पड़ी तो इनका उपयोग किया जाएगा। अब यूएसएस ट्रिपोली की बात करूं तो ये 7 फ्लीट है। 7 फ्लीट मतलब 7 माले हैं। एक माले में, 2 माले में इसके अंदर 5000 फौजियों की रहने की व्यवस्था है, जिसमें अमेरिकी फौजी रह सकते हैं। इसके अंदर जिम भी है, इसके अंदर एक्सरसाइज करने के लिए, योगा करने के लिए, खाने के लिए मैस, सब कुछ है। इसके ऊपर रनवे बनाया गया है। एयरक्राफ्ट यहाँ से लॉन्च किए जा सकते हैं, यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं। अब एयरक्राफ्ट में अगर कोई समस्या आती है, जो कि युद्ध करने के लिए काबिल होते हैं, तो उनको इस डेक पे उतारा जाएगा, फिर इससे नीचे वाले फ्लोर पे ले जा सकते हैं। इनमें कोई रिपेयरिंग करनी है तो वो रिपेयरिंग हो सकती है। अगर इसमें फ्यूल डालना है तो फ्यूल डाल के फिर से यहाँ पे लेके आ सकते हैं इसको, और फिर से रनवे पे ले जाके उड़ा सकते हैं। तो ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं इनके पास। लेकिन फिर भी अमेरिका धूल क्यों छाट रहा है ईरान से, उसको भी मैं बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा केंद्र है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का। अब ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज क्या है, आप सबको पता है। ये सऊदी अरब और ईरान के बीच का एक पोर्शन है, या कह लो आप ओमान और ईरान के बीच का एक पोर्शन है, जहां से जहाज निकलते हैं। 25 से 30% पूरे वर्ल्ड का क्रूड ऑयल इसी रास्ते से होके जाता है। तो यहां से बहुत बड़ा बिजनेस होता है एनर्जी का, क्योंकि क्रूड ऑयल का मतलब है एनर्जी, ऊर्जा। क्रूड ऑयल से ही सिलेंडर बनते हैं आपके यहाँ, एलपीजी गैस बनती है, मतलब क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल, डीजल और जो रोड बनता है, कोल तार वगैरह सब इसी से बनते हैं। वैसलीन जबकि तुम होठों पे लगाते हो, वो भी क्रूड ऑयल की मदद से बनती है। समझ रहे हो? तो ये क्रूड ऑयल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये पूरे देश को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी क्रूड ऑयल को फिल्टर किया जाता है रिफाइनरीज के अंदर, तब जाके अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीजें मिलती हैं हमको। तो वो सारा का सारा बिजनेस कहां से होता है? स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से। अब ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज क्या है, इसमें ये स्ट्रेट शब्द क्यों इस्तेमाल हुआ है सर? देखो, स्ट्रेट का मतलब होता है दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाला एक नैरो पास। समझ रहे हो कि नहीं? अगर ये नैरो पास ना हो तो यहां से कच्चा तेल कैसे जाएगा? समुद्र के रास्ते से नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहां से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बचता है, और पूरे जो अरब कंट्रीज हैं उनका कच्चा तेल इधर से ही होके इंडिया जाता है, इधर से ही होके चाइना जाता है, अलग अलग जगह पे जाता है। बल्कि चाइना तो पूरा का पूरा ईरान पर डिपेंड है। 80 से 90% तेल चाइना का यहीं से जाता है। समझ रहे हो ना? तो चलो डिस्कस करते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे क्या क्या चल रहा है। सऊदी अरेबिया, ये सऊदी अरेबिया यूएसए का सपोर्ट कर रहा है। इसमें क्या है, इन्होंने यूएसए के एयरबेस बना रखे हैं। एक यहाँ पे शहर है ताइबा, ठीक है, इस जगह तो यहाँ एयरबेस है यूएसए का। लेकिन ईरान क्या कर रहा है? यूएसए के एयरबेस को तबाह कर रहा है। तो ईरान मान लो अगर इस ताइबा पे अटैक करता है तो यही मक्का और मदीना है। मक्का और मदीना होने की वजह से क्या होगा? ताइबा तो उड़ेगा ही उड़ेगा एयरबेस, साथ में गलती से अगर मक्का मदीना पे भी अटैक होता है तो ये लड़ाई धार्मिक बन जाएगी। अब जब लड़ाई धार्मिक बन जाती है तो उसमें अमेरिका का नुकसान है, क्योंकि मक्का मदीना मुस्लिमों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल हैं।
समझ रहे हो कि नहीं? तब ये पूरी जो सऊदी अरेबिया हो गई और भी आसपास के देश हो गए, वो सब एक हो जाएंगे, जो भी ईरान के साथ नहीं है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, ईरान बहुत सटीकता से अपनी मिसाइलों को मार रहा है, अपने छोटे छोटे सस्ते ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि चाइना और रसिया की तरफ से गिफ्ट मिलेंगे तो छोड़ेगा थोड़ी ही। अब बड़े ध्यान से सोचो, एक और सुल्तान एयरबेस है जो कि सऊदी अरेबिया में ही है, ठीक है। सुल्तान एयरबेस पे ये खड़े थे एबॉक्स एयरक्राफ्ट, जिसमें फौजी जाते हैं, इसमें मतलब अटैक करने के लिए, बम्बार्डिंग करने के लिए बारूद भी होता है। ये ऐसा एक तरीके से जहाज है, इसकी अपनी एक विशेषता है। ये यूएस एयरफोर्स का है, अमेरिका का है ना। तो ये खड़े थे भाई साहब ऐसे लाइन से, स्पेस नहीं है, केवल 15-16 ही है अमेरिका के पास, जिसमें से कुछ यहाँ पे खड़े हुए थे। तो इन्होंने जब अपनी मिसाइल दागी तो सीधे इस रडार पे अटैक किया। ये रडार मेन है। रडार क्या करती है? ये दुश्मनों के बारे में इस प्लेन में जानकारी देती है कि क्या क्या चल रहा है, इस रडार से वो पता कर पाते हैं। ये रडार मतलब आंख, जो कि दूरदृष्टि से देखती है कि दुश्मन देश क्या कर रहा है। तो वो सारे तोड़ दिए ईरान ने, इस तरीके से इतनी सटीकता से इन पे मिसाइल मारी। सही बात है। आगे चले, और एक अगली कुछ खबरें आई हैं कि ये जो जेडी विंस है ना, अमेरिका के डिप्लोमेट्स हैं, ये कह रहे हैं कि ईरान देखो भैया वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है जो कि झोले में लेके फेंका जा सकता है। अरे ससुर, झोले में ना वो ही फेंका जा सकता है जो मकसद पूरा करेगा, ऐसा बम जिससे 5-7 लोग मरेंगे, 100-200 मर जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। झोले में यूरेनियम बम बन ही नहीं सकता, न्यूक्लियर बम बन ही नहीं सकता। कारण क्या है? यूरेनियम वेपन बनाना है तो उसके लिए एक वॉर हेड की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन जैसी रिएक्शन होनी चाहिए। यूरेनियम 235 की जरूरत पड़ती है, जब जाके कहीं ना कहीं ये यूरेनियम बॉम्ब बनता है। ऐसे ही नहीं बन जाता न्यूक्लियर बॉम्ब, बहुत मेहनत लगती है, एक छोटे से झोले में नहीं आएगा। मिसाइल लगती है पूरी की पूरी, उस पर ये वॉर हेड लगाया जाता है, तब इसको स्पीड से दागा जाता है, जिससे इसका जो आतंक है वो पूरी दुनिया को सुनाई देता है। न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के पास नहीं है, उसी चीज को वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से ये लड़ाई चल रही है। अब बात ऐसी है कि अमेरिका बहुत परेशान हो गया है, क्योंकि उसका 9-9 हजार करोड़ रुपए का डेली का खर्चा हो रहा है युद्ध में। अभी तक 2.3 लाख करोड़ का खर्चा हो गया है, ठीक है। तो इतना ज्यादा खर्च हो गया है युद्ध में, तो अमेरिका बौखला गया है, परेशान हो गया है। मान लो अगर ईरान शर्तें नहीं मानता है और अमेरिका बौखला के अटैक कर देता है न्यूक्लियर वेपन से, तो ईरान उस केस में क्या कर सकता है? तो देखो, ईरान पे न्यूक्लियर वेपन तो नहीं है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि अमेरिका को क्षति पहुंचाए। वो इस्तेमाल करेगा फास्फोरस का, वो इस्तेमाल करेगा यूरेनियम का, कि ऐसे केमिकल गंदे गंदे जो कि फैला दिए जाएं, पूरे के पूरे शहरों को तबाह कर सकते हैं। ये इंसानों को मारते नहीं है, बल्कि उन्हें नरक में पहुंचा देते हैं। इनसे स्किन कैंसर होता है, इनसे रेसेस हो जाती हैं, जिनसे खुजलियां खुजाते खुजाते आदमी परेशान हो जाएगा। ऐसी ऐसी बीमारी पैदा करेंगे जिनका इलाज भी नहीं है ये केमिकल। इन्हें डर्टी बॉम्ब बोलते हैं। डर्टी बॉम्ब जो है कहीं ना कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा काम नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा काम तो जरूर कर देंगे कि पूरा देश परेशान हो जाएगा। समझ रहे हो? तो डर्टी बॉम्ब फेंक सकता है ईरान। और उसके बाद अगली बात, ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है ना, मैंने अभी आपको बताया 25 से 30% क्रूड ऑयल की सप्लाई यहां से होती है। इंडिया में जो क्रूड ऑयल आता है वो यहां से 60% आता है। अगर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया, रोक लगा दी कि यहां से कोई भी जहाज नहीं जा सकते, और जो कि लगा भी दी है, और ऐसे जहाज जो कि ईरान के दोस्त हैं, ऐसी कंट्रीज के जहाज तो बिल्कुल नहीं जा सकते, तो इससे भारत को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। यहाँ पे भी गैस सिलेंडर तो महंगे हो ही रहे हैं, साथ में पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह, इनमें भी बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है, क्योंकि भैया जब सप्लाई कम हो जाएगी तो रेट तो जाहिर सी बात है बढ़ने हैं। यानी कि युद्ध ईरान का और अमेरिका का हो रहा है, लेकिन फर्क किसके पड़ने वाला है? भारत को पड़ने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, अमेरिका ने अपने सैनिक बिल्कुल हथियारों के साथ बैठा दिए कि रोक लगा दो भैया, पर ईरान भी कम नहीं पड़ रहा। ये कैसे अटैक करके इन्हें भगा रहा है मैं आपको बताऊंगा अभी। तो कहने का मतलब यह है कि यहां से, इस जगह से, स्टेट ऑफ हार्मोज से, यानी कि ईरान से ज्यादातर 90% क्रूड ऑयल चाइना को जाता है। चाइना की एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है जिसमें क्रूड ऑयल की सप्लाई बिल्कुल बंद करवा दी है, सैंक्शन लगा दिया है। सेकेंडरी सैंक्शन बोलते हैं इसको, मैं भी आगे बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। पहले बड़े ध्यान से सुनो। यूएसए अटैक कर रहा है ईरान पे, ठीक है। वहां पे जितनी भी रिफाइनरी हैं, जो कच्चे तेल निकालने वाली मशीन है, उन सबको तोड़ रहा है। कच्चा तेल जो है नालियों में बह रहा है ना, नालियों में बहते बहते समुद्र में आ रहा है, समुद्र में और नदियों में जा रहा है, तो वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। युद्ध जो है किसी के लिए भी ठीक नहीं है। पूरी मानव जाति,
पूरे जो जीव जंतु हैं उनके लिए खतरनाक है। वाटर पॉल्यूशन के साथ साथ अब ईरान भी बहुत मक्कार है, उसने क्या किया, इजराइल पे अटैक किया, वहां पे केमिकल फैक्ट्री है बहुत बड़ी बड़ी, उनकी केमिकल फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वहां से जो केमिकल्स निकलेंगे उनसे कितने लोगों को, कितने जीव जंतुओं को फर्क पड़ेगा, आप सब जानते ही हो। तो इसी तरीके से एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे भी बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है इन दोनों के युद्ध से। अब अमेरिका इनके क्रूड ऑयल वाले स्थानों पे वार करे, ईरान के, चाहे इनके एयरबेस पे वार करे, उससे इन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अमेरिका ने डीसैलिनेशन प्लांट पे अटैक करना चालू कर दिया तो पूरा का पूरा ईरान प्यासा मर जाएगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को अफेक्ट करेगा। 90% वाटर जो है डीसैलिनेशन प्लांट से आता है, जो अरब देश हैं उनमें। क्यों आता है? क्योंकि वहां पे ऐसा थोड़ी है कि गड्ढा खोदो, हमारे यहाँ पे जैसे पानी निकल आता है वैसे निकाल लो, ऐसा नहीं है, वहां तो तेल निकलता है। तो वो क्या करते हैं, समुद्र के पानी को डीसैलाइन करते हैं, यानी कि उसका नमक जो है बाहर निकालते हैं, प्रोसेस होती है उसकी बहुत सारी, उसके थ्रू, जिससे वो पानी शुद्ध हो जाता है और वो पीने लायक होता है। तो इस पानी का इस्तेमाल वो लोग करते हैं अरब देशों में। अब ये 90% लोग इसी पर डिपेंडेंट है पानी के लिए। अब अगर अमेरिका ने इन पे चोट कर दी तो पूरा का पूरा सिस्टम तबाह है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहराइन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड ओमान, दीज फैसिलिटी सस्टेन डेली लाइफ एंड बेसिक स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि ये जितने भी देश हैं ये डिसैलिनेशन प्लांट पे टिके हुए हैं, अगर ये डिस्ट्रॉय हो गए ना तो भैया पूरा का पूरा देश प्यासा मरेगा। आगे सुनो, ये जो छुटकू छुटकू से हथियार देख रहे हैं ना, अमेरिका इन्हीं से डील नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये है तो देखने में छोटे, लेकिन इनके नंबर्स इतने ज्यादा हैं कि इनसे वो परेशान हो जा रहे हैं। इसको बोलते हैं शायद 136 ड्रोन। देखने में ये बहुत छोटा है, उतने रुपयों का भी नहीं है, लेकिन इसकी खास बात क्या है, ये 30 से 50 किलोग्राम तक भर के ले जाता है भाई साहब, एकदम से बम बारी करने के लिए केमिकल। अमेरिका ईरान के बड़े हथियारों से परेशान नहीं है, वो इन छोटे छोटे से हथियारों से परेशान है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे हथियार हैं इसको बोलते हैं शायद 136 ड्रोन। ऐसे हथियार उसे परेशान कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा नंबर्स में निकलते हैं और उन्हें इतनी दूर से युद्ध करने आना पड़ रहा है, तो इनका सामना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये शायद 136 ड्रोन है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल दिखा रहा है। इसका कमाल क्या है भाई साहब, 30 से 50 किलोग्राम इसमें विस्फोटक पदार्थ होता है ना, और ये कम हाइट पर भी उड़ सकता है, जिससे रडार की पकड़ में नहीं आता। इसकी विशेषता क्या है, 12 से 14 घंटे आराम से उड़ सकता है, और इससे जो मिसाइल निकलती है वो एक्यूरेट जगह फायर कर सकती है। इसकी एक और खास बात है, जीपीएस सिस्टम अगर इसका ब्लॉक हो जाए, लॉक हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अटैक कर सकता है बिल्कुल सटीक जगह पे। तो इसने कई सारा नुकसान किया है यूएसए का, ठीक है। तो ये शायद 136 की विशेषताएं आगे देख रहे हो, ये वॉर हेड है, ठीक है, जो कि एक्सप्लोर करता है एक तरीके से, बहुत ही ज्यादा घातक है। आगे कुछ बातें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी ईरान और चाइना के बीच। देखो, ईरान के पोर्ट्स की नाकाबंदी कर दी है सेकेंडरी सैंक्शन लगा के। सेकेंडरी सैंक्शन का मतलब क्या है, और ये काम किसने किया, ट्रंप चाचा ने। सेकेंडरी सैंक्शन का मतलब ये होता है कि ईरान पे तो नाकाबंदी है ही, लेकिन उनके जो दोस्त मुल्क हैं वो अगर यहां से बिजनेस कर रहे हैं तो उनके जहाजों पे भी रोक लगेगी, अगर वो जिद करेंगे तो उन पे भी अटैक होएगा। यानी कि एक तरीके से सेकेंडरी सैंक्शन हो गया, रोक लग गई। और सेकेंडरी सैंक्शन लगाने से क्या होता है, परसेंटेज ऑफ शेयर्स बढ़ा देते हैं, वैल्यू बढ़ा देते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से समझो, ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है चाइना की, जिसको बोलते हैं हेनली पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी। इसमें 4 लाख बैरल क्रूड ऑयल रोज रिफाइन होता है, और अरब देशों से 90% रिफाइन जो कच्चा तेल है वो चाइना में पहुंचता है। तो चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है यहाँ से। अब बड़े ध्यान से सोचो, क्रूड ऑयल जो है 90% तो जाता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं ले सकता चाइना इतना ज्यादा क्रूड ऑयल। तो वो क्या करता है, शैडो फ्लीट का उपयोग करता है। शैडो फ्लीट का मतलब क्या है, मलेशिया के नाम से पेपर बनवाएगा और तेल कहां से जाएगा, ईरान से। तो 40 कंपनी पे और शिप्स पर रोक लगा दिया है, सैंक्शन लगा दिया है एक तरीके से, तो जिससे चाइना के अंदर क्रूड ऑयल ना जाए, क्योंकि चाइना जो है पूरी तरीके से मदद कर रहा है ईरान की। उसके अलावा अब क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मुज ही मूल केंद्र बना हुआ है, अमेरिका ने वहां पे अपने सैनिक बिठा दिए हैं। स्टेट ऑफ हार्मुज कोई बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है कि यहाँ पे रोक नहीं लगाई जा सकती। मैंने आपको बताया एक बहुत पतला सा पास होता है नेहरू, तो यहाँ पे रोक लगाई जा सकती है, जैसे बड़े बड़े NH2 पे रोक लगाई जा सकती है उस तरीके से।
जैसे बड़े बड़े नेशनल हाईवे पर रोक लगाई जा सकती है ना, ऐसे यहाँ पे भी रोक लगाई जा सकती है। हथियारों को लेके सैनिकों को खड़ा कर दो, शिप्स खड़ी कर दो अलग अलग टाइप की, ठीक है। लेकिन ईरान उनकी रोक को भाई साहब मान ही नहीं रहा। वो कह रहा है हम डायरेक्ट बात नहीं करेंगे अमेरिका से, पाकिस्तान बीच में है, पाकिस्तान को लेके आओ बीच में, तब हम बात करेंगे। अमेरिका कह रहा है नहीं हम तो डायरेक्ट बात करेंगे। वो कह रहा है हमें करनी नहीं है, तुम रोक लगाओ हम तुम्हें बताएंगे। जैसे ही उन्होंने रोक लगाई तो यहां से इन्होंने ये मॉस्क्यूटो फ्लीट, मतलब ये जो छोटी छोटी शिप्स हैं, उतनी महंगी नहीं है कि बहुत बड़ी शिप्स हैं ये, इनके कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो ये हजारों की संख्या में बंकर बना रखे हैं जहां पे हथियार लगा रखे हैं साइड में, ठीक है, हारमुज में ही। और इन लोगों ने क्या कर रखा है, ये जो मॉस्क्यूटो फ्लीट है इनको गुफाओं में तैनात कर रखा है, और ये बहुत स्पीड से निकल के जाती हैं, 200-300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकल के जाती हैं, और निकल के जाएंगी बड़े बड़े जहाजों पे अटैक करेंगी। इनके ऊपर मिसाइल्स हैं, इनके ऊपर से ड्रोन चल सकता है, इनके ऊपर मशीन गन्स हैं। वो कह रहे हैं आओ हम पे रोक लगाओ। अमेरिका कहता है कि भैया हमने 100 से ज्यादा ये मॉस्क्यूटो फ्लीट डिस्ट्रॉय कर दी है, लेकिन इन 100-200 मॉस्क्यूटो फ्लीट जब ये झुंड में निकलती है तो अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान करती है। इन मॉस्क्यूटो फ्लीट से अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान है और तंग आ गया है। अब वो कह रहा है कि देखो भैया युद्ध को जो है विराम दे दो थोड़ा सा, पर युद्ध विराम तो होगा लेकिन हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी, क्योंकि जब इतना पसंगार फैला दिया है, युद्ध कर दिया है, तो कुछ तो शर्तें रखेगा ना, ऐसे ही थोड़ी पीछे हट जाएगा। तो इसने अपनी कुछ शर्तें रखी हैं जो कि मैं आगे बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं ये आदमी ना बहुत ही मक्कार है। इसने एक ट्वीट किया, एक लेटर ट्वीट किया किसी का, जिसमें इंडिया को हेल बताया, नरक बताया, लड़ाई आपस में कर रहे हैं, इंडिया को ही हर बार बीच में घसीट लेते हैं। तो वैसे तो आपने इनकी चमकती हुई आंखें देखी होंगी, लेकिन इस टाइम पे ये कोई जवाब नहीं देंगे, वैसे इनका ऑरा बहुत तगड़ा है, ठीक है। खैर क्या ही बोलूं इनके बारे में, लेकिन ईरान मुंबई ट्विटर हैंडल है, ईरान हैदराबाद ट्विटर हैंडल है, मतलब यहाँ वहां के ईरान के डिप्लोमेट्स जो होते हैं इंडिया में रह रहे हैं, उन्होंने कहा कि वन साइड ऑफ महाराष्ट्र, ट्वीट किया ये वीडियो, और ये अदर साइड ऑफ महाराष्ट्र, कभी इंडिया हो ट्रंप बाबू और देखो इंडिया नरक नहीं स्वर्ग है, ऐसा वो बताना चाह रहे थे उसमें, ठीक है। अब वो 15 शर्तें क्या हैं, वो पूरी की पूरी लिस्ट बताना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि कई बार पेपर में पूछ लेगा, करंट अफेयर्स में भी काम आएगा। पहला है परमाणु कार्यक्रम सीमा, न्यूक्लियर इनरिचमेंट पे रोक लगाओ भाई साहब। देखो न्यूक्लियर इनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो बाहर निकाला जाता है, वो होता है यूरेनियम 238। अगर इसको इनरिच करेंगे तो बनता है यूरेनियम 235, जिससे परमाणु बम बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यूरेनियम इनरिचमेंट पर रोक लगाइए। अगर यूरेनियम इनरिचमेंट होगा भी तो 3.67% से ज्यादा नहीं कर सकते। मेडिकल यूज के लिए कर सकते हैं, एनर्जी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन बम बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो उन्होंने की चल भाग यहाँ से, ये शर्त तो हम तेरी बिल्कुल ना माने। आगे प्रतिबंधों में ढील, अमेरिका ईरान के बैंकिंग और तेल क्षेत्र पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाएगा। अमेरिका ईरान के बैंकिंग और तेल क्षेत्र पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाएगा। ईरान ने कहा अरे यार ये कैसी शर्त है, चलो इस बारे में थोड़ा विचार कर लेंगे, ऐसा उनका उसमें वो था एक तरीके से। IAEA ये क्या है, ये है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो उसने बोला अमेरिका ने, ईरान अपने सभी परमाणु ठिकानों तक IAEA निरीक्षकों को पूर्ण और बिना शर्त पहुंचने देगा। उन्होंने कहा अगर IAEA पहुंच जाएगा तो मैं रिसर्च कैसे करूंगा, एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए कुछ काम करना होगा या इनरिचमेंट पे काम करना होगा, ये तो बातें पकड़ी जाएंगी। तो ये शर्त भी उन्होंने नहीं मानी। बैलिस्टिक मिसाइल पर रोक, भाई ईरान लंबी दूरी की मिसाइलों के परीक्षण और विकास पर रोक लगाएगा। उन्होंने कही अच्छा तुम करोगे हम नहीं करेंगे, इसमें भी बकवास शर्त है, ये भी नहीं मानेंगे। कैदियों की अदला बदली, उन्होंने कहा चलो इस बारे में सोच लेंगे, एक्सेप्ट नहीं की ये भी, ठीक है। उसके अलावा क्षेत्रीय हस्तक्षेप, क्षेत्रीय हस्तक्षेप में क्या है, ईरान मध्य पूर्व, सीरिया, यमन, इराक में अपने सक्रिय सैन्य हस्तक्षेप को कम करेगा। उन्होंने कहा अरे यार, मतलब इनमें से एक दो डिमांड को फुलफिल किया है और कोई डिमांड फुलफिल नहीं की। और फ्रोजन एसेट, जमी हुई संपत्ति के बारे में क्या बोला, विदेशों में फंसी हुई ईरान की अरबों डॉलर की संपत्ति को अनलॉक किया जाएगा। तो ये लालच दिया एक, है ना, अनलॉक किया जाएगा। अच्छा ये वाली आतंकवाद विरोधी सहयोग क्या है, दोनों देश ISIS के अन्य चरमपंथी समूहों के खिलाफ खुफिया जानकारी साझा करेंगे।
इस पे भी उन्होंने कह दिया चलो ये तो देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नौवहन सुरक्षा, हॉर्मुज जल डमरू मध्य स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तेल टैंकरों की सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं, ये भी शर्त कबूलने लायक है लेकिन ध्यान दे लेंगे। मतलब वो कहीं ना कहीं इनमें से 2 ही 3 ऐसी शर्तें जिन पे वो ध्यान दे रहे हैं। राजनयिक संबंध, वॉशिंगटन और तेहरान में एक दूसरे के दूतावासों को फिर से खोला जाएगा। चलो ये भी कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। तकनीकी साझाकरण, अमेरिका ईरान को नागरिक उड्डयन यानी कि एविएशन के लिए आधुनिक विमान और पुर्जे देगा। ये भाई अच्छा है, अमेरिका ईरान को नागरिक उड्डयन एविएशन के लिए आधुनिक विमान और पुर्जे देगा। ठीक है, दे दियो, हमें क्या दिक्कत है। साइबर युद्ध विराम, दोनों देश एक दूसरे के बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले न करने की शपथ लेंगे। उनने कहा अगर युद्ध रोकोगे तो इस बारे में भी विचार कर सकते हैं। व्यापारिक संबंध, कृषि, चिकित्सा और तकनीक के क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया जाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का खेल खेल लेंगे। उनने कहा भाई देखो जब युद्ध रुकी जाएगा, सलाह हो ही जाएगी, तो ये सब करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो इंपोर्टेंट पॉइंट है ये नहीं होने दूंगा। क्षेत्रीय शांति वार्ता, अमेरिका और ईरान मिलकर सऊदी अरब और इजराइल के साथ तनाव कम करने पर काम करेंगे। अच्छा 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 अच्छा। स्थायी निगरानी तंत्र, इसकी भी बात सुन लो। समझौते के उल्लंघन की जांच के लिए एक संयुक्त आयोग का गठन किया जाएगा। मतलब कुल मिला के ये युद्ध हुआ है, इस पर जांच बैठेगी, इन सब में आप सपोर्ट करना। ये 15-20 पॉइंट, 10-15 पॉइंट्स थे इंपोर्टेंट, जिन पर बात आके रुकी है। अभी आप सबको पता है कि युद्ध में विराम की घोषणा कर दी है, लेकिन स्टेट ऑफ हार्मुज पे अभी भी तनातनी चल रही है। ठीक है, अमेरिका बिल्कुल रोक के बैठा है, ईरान भी पीछे नहीं पड़ रहा है, अटैक करने में लगा हुआ है, अपने मॉस्क्यूटो फ्लीट से अटैक कर रहा है। तो युद्ध कहीं ना कहीं अभी भीषण होने वाला है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए ही इसे टाला गया है। चलिए, जय हिंद। अगली वीडियो में मिलते हैं और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझेंगे।